तो उसमें कुछ पहले पादप वर्ग के वर्गीकरण समझ लेते हैं। पादप वर्ग मुख्यतः दो भागों में टूटता है। पहला है क्रिप्टोगैम्स, दूसरा है पहला क्रिप्टोगैम्स जिसमें मुख्यतः आते हैं थैलोफाइट्स, बायोफाइट्स और टेरियोफाइट्स। जी, क्रिप्टोगैम्स के जो जितने भी वर्ग हैं मुख्यतः 3 हैं, थैलोफाइट्स, बायोफाइट्स और टेरियोफाइट्स। इनमें फूल और फल नहीं आएंगे। जी हाँ, बाकी जड़, तना, पत्ती कहीं ना कहीं शुरुआत में अभी हम समझाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा हर एक टॉपिक वाइज। तो पहले हम एमसीक्यू कवर कर लेते हैं, यहाँ और चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहला है थैलोफाइट्स की मुख्य विशेषता क्या है। थैलोफाइट्स की जो मुख्य विशेषता है वो है उनका जो शरीर है वो थैलस जैसा होता है। इनका शरीर थैलस जैसा होता है। और थैलोफाइट्स वर्ग की अगर हम बात करें तो इसमें जो पौधे आते हैं वो आते हैं कवक, शैवाल, जितनी भी शैवाल हैं लाल, हरी, नीली, वो इसी में आती हैं, शैवाल। इसके अलावा शैवाल, कवक और फनेरिया। शैवाल किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो शैवाल जो आते हैं अभी हमने आपको बताया है ये थैलोफाइट्स। कई बार थैलोफाइट्स ना दे के सीधे सीधे शैवाल वर्ग बोल देते हैं। बायोफाइट को वनस्पति जगत का उभयचर क्यों कहते हैं। तो पहले तो यही याद रखना कि बायोफाइट्स जो है वो उभयचर है वनस्पति जगत की। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये थल और जल दोनों में रह सकते हैं। सबसे पहला जो पादप खोजे गए वो बायोफाइट्स ही थे। सॉरी गाइस। फिर बायोफाइट्स का प्रमुख पौधा कौन सा है। तो बायोफाइट्स में जो आते हैं वो है मर्चेंसिया। बायोफाइट्स का प्रमुख पौधा है मर्चेंसिया। फिर टेरियोफाइट्स, कई बार इसमें आधा पालक के आता है तो मैंने भी लगा दिया है, ठीक, लेकिन मुख्यतः टेरिडोफाइट्स याद रखना। बाकी स्पेलिंग का क्या है, अलग अलग बुकों अलग अलग जगहों पे थोड़ी अलग हो जाती है। टेरिडोफाइट्स में बीजाणु जो होते हैं वो किस संरचना में होते हैं। इसके जो बीजाणु होते हैं बीजाणुधारी होते हैं, ठीक। कई बार यहाँ बीजाणु नहीं आएगा, आपको बोला जाएगा टेरियोफाइट्स की विशेषता क्या है तो उसकी बीजाणु, ठीक। फिर टेरियोफाइट का एक उदाहरण है, तो टेरियोफाइट में आते हैं फर्न, फनेरिया नहीं, सिर्फ फर्न, ठीक है जी। थैलोफाइट्स में कवक, शैवाल और लाइकेन, मुख्यतः 3 थैलोफाइट्स में। जिम्नोस्पर्म्स में जो बीज हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स में जो बीज हैं वो होते हैं नग्न अवस्था में, अर्थात खुले में। इनके बीज जो हैं खुले में रहते हैं, शंकु में, ठीक। अर्थात ये बंद वातावरण में नहीं रहते, या यूं कहें तो ये फल के अंदर नहीं होते। जिम्नोस्पर्म्स का प्रमुख उदाहरण जो है वो है पाइन्स, ठीक। वहाँ गेहूँ, मक्का, मूंग, ये एंजियोस्पर्म के हैं। हालांकि एंजियोस्पर्म को 2 भागों में बांटा गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अभी आगे चर्चा कर लेंगे। और आवृत्तजीवी पौधों की विशेषता क्या है। आवृत्तजीवी मतलब एंजियोस्पर्म, उसका हिंदी नाम है आवृत्तजीवी, एंजियोस्पर्म। इनकी जो विशेषता है वो बीज जो हैं वो अंडाशय में होते हैं, यानी कि फल के अंदर बंद
होते हैं। मोनोकोट बीज वाले पौधों में, तो ये जो मोनोकोट है ये एक बीजपत्री का इंग्लिश नाम है, एक बीजपत्री या मोनोकोट। द्विबीजपत्री डाइकोट, मोनो एक बीज, डाई से द्वि। ठीक, एक बीजपत्री की विशेषता क्या है? एक बीजपत्री की विशेषता है एक बीजपत्र। क्योंकि यहाँ इंग्लिश नाम लिया है इसलिए थोड़ा आसान नहीं था, इसलिए क्वेश्चन तो बनता है। फिर डाइकोट पौधों की जो शिराएँ हैं, शिराएँ जालियाँ हैं, वो कैसी होती हैं? ये होती हैं जाली का युक्त, मोनोकाट में समांतर होती हैं। शैवाल में भोजन का संचय किस रूप में होता है? शैवाल में जो भोजन संचय होती है वो स्टार्च रूप में होती है। ठीक है, और सभी पौधों में स्टार्च रूप से ही भोजन का संग्रह या स्टोर होता है, और सुक्रोज रूप से संचालन होता है। पौधों में भोजन का संचारण जो होता है, संचार मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में जो भोजन जाता है वो सुक्रोज रूप में जाता है, सुक्रोज। ठीक, स्पेलिंग उस पर नहीं जाना, जो बोल रहे हैं वो समझना, क्योंकि लिखने में क्या है वो स्क्रीन में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, आसान नहीं है। फिर बायोफाइट्स, बायोफाइट्स अर्थात उभयचर। जल की आवश्यकता किसके लिए होती है? बायोफाइट्स में जो जल की आवश्यकता है वो है गैमेट्स के मिलन के लिए। टेरियोफाइट्स की प्रमुख पीढ़ी कौन सी है? तो टेरियोफाइट्स जो वर्ग है उसमें आता है स्पाइरोफाइट्स, स्पाइरोफाइट्स। थैलस तो थैले जैसी है, यानी कि थैलियोफाइट्स। ठीक, और जो वीज हैं वो एंजियोस्पर्म्स की विशेषता है, आवृतजीवी। ठीक है, जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व है। तो जिम्नोस्पर्म जो है ये औषधि भी बनती है, इससे लकड़ी भी, ईंधन भी, ये सब उपयोग में हो जाएगा। तो सभी आंसर। आवृतजीवी अर्थात एंजियोस्पर्म जो हैं उनमें सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो सबसे बड़ा समूह है घासकुल। ठीक, इसको हिंदी में कहेंगे घासकुल भी कह सकते हैं, एक बीजपत्री भी कह सकते हैं। ठीक, एक बीजपत्री में बहुत सारे पौधे आते हैं, कुछ के हम नाम आपको बताते हैं, जैसे गेहूँ, मक्का, ज्वार, केला, नारियल, बांसकुल यानी कि घासकुल, लहसुन, प्याज, अदरक, कंद वाली जितनी भी फसलें होंगी जैसे आलू, है ना, वो एक बीजपत्री में ही आते हैं। और जो ये पल्स कुल है या उनकी दालें हैं, तो आप जानते हैं दालों को दो टुकड़ों में आसानी से तोड़ के आप देख सकते हैं, दालें टूटती ही, तो ये द्विबीजपत्री में आएंगे। गेहूँ किस वर्ग का है? अभी समझाया, मोनोकॉट। ठीक, यानी कि एक बीजपत्री। सरसों किस वर्ग में आता है? जी, सरसों जो आता है वो आता है डाइकोट में। ठीक, द्विबीजपत्री। मोनोकॉट पौधे की जड़ प्रणाली कैसी होती है? तो मोनोकॉट जो भी होते हैं यानी कि एक बीजपत्री, उनकी जड़ होती हैं रेशेदार, बहुत पतली जड़ें होती हैं, रेशेदार। ठीक है, फिर डाइकोट पौधे की जो जड़ें हैं, डाइकोट पौधों की जो जड़ें हैं वो होती हैं मुख्य जड़ें होती हैं। ठीक, ये जड़ें कुछ हद तक मोटी ही होती हैं और मुख्य जड़ें कहलाती हैं। फिर क्रिप्टोगैम्स, जी हाँ क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स में मुख्यतः 3 वर्ग आते हैं।
थैलोफाइट्स, वायोफाइट्स और टेरियोफाइट्स। ठीक, इनमें क्या होते हैं? जड़, तना, पत्ती। जड़, तना, पत्ती थैलोफाइट्स में से बहुत कम रूप से विकसित होते हैं, फिर थोड़ी से ज़्यादा विकसित यहाँ वायोफाइट्स में हो जाते हैं, और टेरियोफाइट्स में जड़, तना, पत्ती थोड़े अच्छे से हो जाते हैं, मतलब साफ दिखने लगते हैं। अगर बोला जाए कि जड़, तना, पत्ती साफ किस वर्ग में दिखते हैं, तो शुरुआत यहीं से होती है। ठीक, लेकिन इन तीनों ही में जो क्रिप्टोगेम्स है, इन तीनों में ही फूल और फल और बीज नहीं बनते। फिर फूल वाले पौधे किस में आते हैं? तो फूलों की शुरुआत होती है फेनेरोगेम्स में, यानी कि एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स में। ठीक है जी, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, जिम्नोस्पर्म्स के दो प्रकार हैं। ठीक, वायोफाइट्स और टेरियोफाइट्स तो अभी हमने पहले पढ़ लिए। इसके पहले ये क्रिप्टोगेम्स में आते हैं। किस में आते हैं? क्रिप्टोगेम्स में। फेनेरोगेम्स और क्या कहते हैं? फेनेरोगेम्स को हम फूल से रिलेटेड समझते हैं। तो देखिए आ गया पुष्प पौधे। जी हाँ, अभी आपको अध्ययन कराया जस्ट ऊपर। क्या होता है गाइस, क्वेश्चंस ऐसे एग्ज़ाम में आते हैं, उनकी भाषा अगर हम समझ गए, आंसर कहीं ना कहीं आपको पता होगा, लेकिन उस भाषा से आप या थोड़ा सा घुमा देते हैं तो इतना आसान नहीं है उसको समझना। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स में मुख्य अंतर क्या है? जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, इनके फल जो होते हैं, फल यानी कि बीज। ठीक, एंजियोस्पर्म्स इसमें जो होते हैं नग्न होते हैं बीज, खुले में, इसमें बंद आकृति में होती है। तो कहीं ना कहीं बीजों का अंतर है। पुष्प दोनों में पाए जाते हैं, पत्तियों की संरचना भी ठीक है, दोनों में लगभग सेम, संवहन क्षमता भी दोनों में, संवहन तंत्र भी लगभग सेम है। बस ये बीजों का जो स्वरूप है, जिम्नोस्पर्म्स में खुले होते हैं यानी कि शंकु में, और एंजियोस्पर्म्स में होते हैं बीज के अंदर यानी कि फल के अंदर, सॉरी, एंजियोस्पर्म्स में फल के अंदर। फिर सबसे आदिम पादक समूह कौन सा है? आदिम, थैलोफाइट्स। ठीक, थैलोफाइट को आदिम पादक समूह भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है जड़, तना, पत्ती बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं होती हैं, नाम मात्र के होती हैं, जैसे शैवाल में होती हैं। ठीक है, शैवाल आप लोगों ने देखी होगी, नीलहरे शैवाल। ठीक जी, तो ये जो शैवाल हैं, ये कहीं ना कहीं अगर हम जंतु जगत जैसे वर्गों में जाएं तो ये मोनेस्ट्रा वर्ग में आते हैं। सबसे विकसित पादप कौन सा है? सबसे विकसित, तो भैया सबसे विकसित जो है वो सबसे लास्ट वाला होगा, थैलोफाइट्स नहीं होगा, ये तो थैलस जैसा है। फिर टेरियोफाइट्स नहीं होगा, इसमें जड़, तना, पत्ती तो आ जाते हैं, लेकिन फल फूल नहीं आते हैं इसमें, टेरियोफाइट्स में। जिम्नोस्पर्म्स ये चौथे नंबर का है, और इसमें क्या है, जड़, तना, पत्ती होते हैं, फूल और आते हैं, लेकिन फल दिक्कत वाले हैं इसमें। ठीक, क्योंकि जो फल हैं वो खुले होते हैं, नग्न अवस्था में होते हैं, शंकु के अंदर बंद होते हैं, शंकु में बंद नहीं होते, खुले रहते हैं। ठीक, और एंजियोस्पर्म्स जो है ये बंद होती है, तो सबसे विकसित यही है। ठीक, अब बात करें सरसों का बीज किस प्रकार का है? तो सरसों हम जानते हैं द्विबीजपत्री है, सरसों द्विबीजपत्री है, तो द्विबीजपत्री को बोलते हैं डाइकोट, एक बीजपत्री को मोनोकोट, डाई से द्वि। ठीक है, याद रखेंगे। मूंगफली किस वर्ग में आती है? मूंगफली हम जब जानते हैं ऐसी होती है, और इसको दो टुकड़ों में आसानी से पलट तोड़ा जा सकता है, तो डाइकोट।
ठीक, जिसके दो फलक टूट जाएं बीच के, वो डाइकोट में आएगा और वो फल के अंदर ही बंद होती है। पपीता किस वर्ग में आएगा? पपीते के बीज जो हैं वो ऐसे फल के अंदर रहते हैं ना, गूदे में रहते हैं कि नहीं, तो बंद हैं। तो जिनके बीज बंद होते हैं वो कौन में आता है? डाइकोट में आता है। नारियल किस वर्ग में होता है? तो नारियल जो है वो मोनोकोट में आता है, क्योंकि नारियल में जो ऐसा संरचना नारियल की है, लेकिन इसमें बीज कहाँ होते हैं? होते हैं? हाँ, नहीं, नारियल जो है वो मोनोकोट में आएगा। बांस भी इसी में आएगा, गन्ना भी इसी वर्ग में आएगा, क्योंकि बांस गन्ना कहीं ना कहीं घास कुल से होते हैं। शैवाल मुख्यतः किस में पाई जाएगी? शैवाल जो होगी स्थल पे पाई जाएगी या जल में पाई जाएगी? तो शैवाल मुख्यतः पाई जाती है जल में। शैवाल वर्ग थैलोफाइट है और जितने भी थैलोफाइट्स हैं सारे के सारे जल में ही पाए जाते हैं। ठीक है। बायोफाइट से जल और थल दोनों की शुरुआत हुई है, बायोफाइट से। काई किस समूह में आती है? काई किस समूह में आती है? काई जो आएगी वो आएगी बायोफाइट्स में। इसमें तो आएंगे कवक, थैलोफाइट्स में आएंगे कवक, शैवाल और लाइकेन। ठीक, थैलोफाइट्स में आते हैं। बायोफाइट्स में आती है मुख्यतः काई, फनेरिया या फनेसिया कहते हैं। ठीक, मॉस भी कह सकते हैं, क्योंकि काई जो है मॉस वर्ग में आती है। ठीक, याद रखना गाइस, जो चीज़ें बोल के या फिर लिख के आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चंस वहाँ से भी बन जाते हैं और हर एक क्वेश्चन को लिख के आपके लिए लाना इतना आसान नहीं है, इसलिए जो दिमाग में आंसर रहते हैं जो ज़रूरी हैं वो आपको बता देते हैं। फर्न, फर्न जो है टेरियोफाइट में आते हैं। मैंने अभी फनेरिया कहा था, फर्न नहीं कहा था। फर्न जो है टेरियोफाइट में आते हैं। ठीक, फर्न जो है धनिया जैसी पत्ती होती हैं इसकी। ठीक, और इनमें यही विशेषता है टेरियोफाइट में कि इसमें जो है फूल और फल नहीं बनते हैं। फूल और फल की शुरुआत यहाँ से होती है। ठीक जी, इसमें फूल बनेंगे जिम्नोस्पर्म में, फल नहीं बनते हैं क्योंकि फल के अंदर बीज नहीं होते इसमें। एंजियोस्पर्म की हम बात करें तो इसमें फल, फूल, पत्तियाँ सब कुछ होता है और सबसे विस्तृत जो विस्तृत वो एंजियोस्पर्म में है। पाइन किस समूह का एग्जाम्पल है? पाइनस या पाइन, पाइनस या पाइनस जो है जिम्नोस्पर्म का है जी, जिम्नोस्पर्म। अभी हम इनके कुछ क्वेश्चंस लिख देंगे आपको, जहाँ से आसानी होगी कि एक बीजपत्ती कितने पौधे हैं, क्या है। थोड़ा सा आपको एक अलग से टॉपिक लिख के दिखा देंगे, जहाँ से बहुत हद तक आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी एमसीक्यू करते हैं, लास्ट में आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएंगे या लिख देंगे जहाँ से बहुत हद तक आपको हेल्प हो जाएगी ये सब समझने में। गेहूँ किस प्रकार का पौधा है? तो गेहूँ एक बीजपत्ती है, यानी कि मोनोकाट। जलकुंभी किस वर्ग में आते हैं? तो अभी जो बात हो रही है वो पादप जगत की ही है, ये मोनोकाट। जलकुंभी मोनोकाट अर्थात एक बीजपत्ती में आते हैं। लिली, लिली एक पौधा है, ये भी एक बीजपत्ती में आता है। लिली, जलकुंभी एक बीजपत्ती। ठीक है। गुलाब किस वर्ग में आता है? गुलाब का जो पौधा होता है वो आता है डाइकोट में, द्विबीजपत्ती में। आम किस वर्ग में आता है? आम, गुलाब वो डाइकोट में।
आम, गुलाब, बबूल, डाइकोट वर्ग में आते हैं। और जितनी भी दालें हैं वो डाइकोट में आएंगी, जैसे सोयाबीन, मूंगफली, चना, मसूर, अरहर, सरसों, ये डाइकोट में जाते हैं। ठीक है। केले का उदाहरण किस वर्ग में है? जो केला है आपने खाया है, तो केले के अंदर बीज तो निकलते नहीं है, बिल्कुल किसमें जाएगा? मोनोकॉट, एक बीज पत्ती। और उसका पत्ता भी बिल्कुल एक बार में एक ही होता है, उसमें 4-5 नहीं रहते हैं। ठीक है। आवृत्तजीवी पौधों को और किस नाम से जानते हैं? आवृत्तजीवी होते हैं जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म में जो होते हैं विशेषता है फूल वाले पौधे। ठीक। हाँ, फल वाले पौधे भी हो जाता, मगर यहाँ फल वाले अलग से नहीं दिया, फूल और फल। ठीक है। नग्न बीज दिया है तो ये एंजियोस्पर्म की है। ठीक। अभी बिना जड़ वाले दिया है तो ये थैलोफाइट्स हो जाएंगे। ठीक। आपुष्पीय दिया है तो इसमें थैलोफाइट्स, बायोफाइट्स, टेरियोफाइट्स, ये आपुष्पीय, इनमें पुष्प नहीं होते हैं। पाइनस में परागकण किस प्रकार से होता है? पाइनस जो हैं, पाइनस, एंजियोस्पर्म, इनमें जो होता है वायु द्वारा होता है परागकण। ठीक। टेरियोफाइट में प्रमुख अंग कौन सा है? टेरियोफाइट में है स्पाइरोफाइट्स, ये शरीर का अंग है जो होता है। ठीक। टेरियोफाइट में स्पाइरोफाइट होते हैं। तो याद ही रखना कन्फ्यूजन के लिए, यहाँ भी फाइट्स है और यहाँ भी फाइट्स है। कई बार क्या है, कुछ लॉजिक भी लगाना पड़ता है एग्ज़ाम में, जो शब्द इससे रिलेटेड आएंगे तो पहले आप याद रखना, क्योंकि कई बार दो जगह फाइट्स ना दे दे, तो स्पैरोफाइट्स, टेरियोफाइट्स। ठीक है। मोनोकाट पौधों में पुष्पदल सामान्यतः कितने कितने गुणज में होंगे? तो जो मोनोकाट है, मोनोकाट यानी कि एक बीज पत्ते, इनमें जो फूल हैं वो लगभग 3-3 के ग्रुप में हो सकते हैं। ठीक। 4 और 5 का जाता है एंजियोस्पर्म में, कभी 4 तो कभी फिर 5। डाइकोट जो होते हैं, डाइकोट यानी कि द्विबीजपत्री, उनमें पौधों में जो पुष्पदल है सामान्यतः कितने गुणज में होते हैं? तो उसमें जो पुष्पदल हैं वो 4 से 5 गुणज में होते हैं। सरसों का परिवार कौन सा है? सरसों जो होते हैं, सरसों, उसकी जो फैमिली है वो है ब्रेसिकेली। जी हाँ, सरसों जो आते हैं ब्रेसिकेली वर्ग में आते हैं। इनके वर्गों से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन किस वर्ग का है, इनके बॉटनिकल नाम भी लिए जा सकते हैं। हाँ, पादप जंतु वर्ग में बॉटनिकल नाम क्यों नहीं आ सकते? बॉटनिकल नाम का जो वर्गीकरण दिया था वो किया था कैरोनस लीनियस ने। ये दो वर्गीकरण किए थे, स्पीसीज, जीनस, उसी से वहीं से शुरू हुए हैं। कई बार क्वेश्चंस यहाँ ऐसा आ जाता है, ये डाइकोट ना देखे, किसी का नाम दे देंगे, वो जैसे चना दे देंगे, अरहर दे देंगे, इनमें से फिर कहेंगे कि पुष्पदल कैसे होते हैं। तो याद रखना, द्विबीजपत्री में 4 से 5 होते हैं, एक बीजपत्री में 3 की जोड़ी में होते हैं, 3 की गुणा, 3, 6, 9 ऐसे हो सकते हैं। ठीक है। जरूरी नहीं है तीनों, 3 के गुणज, गुणज का मतलब होता है 3, 6, 9 इस तरह से। मटर का पौधा किस कुल में आता है? मटर जो कुल है वो फैबेसी कुल है। ठीक, मैंने कहा ये कुल, जाति, बॉटनिकल नेम, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैंने यहाँ आपको कवर किया है। अगर आप कहते हैं तो एक स्पेशल वीडियो सिर्फ बॉटनिकल नाम से ही बना देंगे, जहाँ कुछ ज़रूरी पेड़ पौधों के नाम जो असामान्यतः हम जानते हैं
उनके बॉटनिकल नेम बता देंगे तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा कमेंट कीजिएगा आपको किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए, तो वो टॉपिक भी हम बना देंगे। हालांकि हम अपने हिसाब से पूरा साइंस आपको कवर कराने वाले हैं एमसीक्यू के माध्यम से। गेहूँ किस कुल का पौधा है? गेहूँ जो है वो पोएसी का है, पोएसी। ये गेहूँ ब्रोसली ये किसका है अभी बताया था, कमेंट करना आप अगर याद है तो। प्याज किस कुल का है? प्याज जो है लिलिएसी कुल का है, प्याज लिलिएसी कुल का है। चलो अब थोड़ा कुल से हटते हैं। ये थोड़ा सा टॉपिक इसलिए डाला था ताकि आपको हिंट जाए कि यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे जो आपको कवर करने हैं। पादप जगत का सबसे विकसित समूह, अगर हम पादप जगत के विकसित समूह की बात करें तो अभी हम चर्चा कर चुके थे। एंजियोस्पर्म जो है सबसे विकसित होता है क्योंकि इसमें जड़, तन, तना, पत्ती, फूल, फल सब कुछ होते हैं। ठीक है, फल बीज के अंदर ही बंद होते हैं। अब जंतु जगत के कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, तकरीबन 50। हालांकि आप जानते हैं हर एक टॉपिक से 100-200 एमसीक्यू आसानी से बन सकते हैं। हम एक ही वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे इतने सारे, लेकिन हम बहुत से 100 तो आपको बता रहे हैं, लेकिन बोल के आपको 150 से ज़्यादा समझा जाएंगे इस वीडियो में। पहला है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में कौन कौन से कीट आ सकते हैं? तो इसमें जितने भी कीट होते हैं, कीट, इंसेक्ट, वो सब इसी वर्ग में आते हैं। इनकी जो विशेषता होती है वो होती है जोड़ीदार पैर होते हैं, 2-2 की जोड़ी में। ठीक है, आर्थ्रोपोडा में मुख्यतः होते हैं 6 पैर, यानी कि 3 जोड़ी। ठीक, जैसे मक्खी आर्थ्रोपोडा में आएगी। केकड़ा कितने पैर हैं? 6 हैं, तो इसमें जाएंगे। क्लियर हो जाएंगे। एनेलिडा में आते हैं केंचुआ। ठीक, मोलस्का में खोपड़ी मतलब वो परत पक्की होती है, बोले तो ऑक्टोपस मोलस्का में आता है। घोंगा ऑक्टोपस में आता है, अरे सॉरी, घोंगा ऑक्टोपस में नहीं, मोलस्का में। घोंगा ऑक्टोपस मोलस्का, मुझे दोनों ऐसी लाइन से आते तो बोला यार। ठीक, इसके बाद हम बात करें स्पंज किस वर्ग की विशेषता है? तो पेरीफोरा, पेरीफेरा या फोरा। ठीक है, मैंने कहा स्पेलिंग पे मत जाना, कई बार ऐसी ही स्पेलिंग आती है, अलग अलग बुकों में अलग अलग है। पेरीफोरा, पोरियोफोरा, फोरियोफोरा। ठीक, हाँ, तो स्पंज में आते। इनमें विशेषता होती है, स्पंज जो होते हैं इनका जो शरीर होता है छिद्रों वाला होता है। स्पंज का शरीर क्या होता है? छिद्रों वाला। इनमें इतने ज़्यादा छिद्र होते हैं, अति से ज़्यादा। ठीक, और ये जो प्लेंटी हेमेरिथीज है इसमें होते हैं चपटे कीड़े। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है चपटे कीड़े या चपटे किस संघ में आते हैं। ठीक, तो प्लेंटिस्पीड, इसमें आती है फीता कृमि। अभी और क्वेश्चन आएंगे जहां और क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़े, फिर सिलेंट्रेटा और किस नाम से जाना जाता है? देखिए गाइस, ये जो स्पेलिंग है ये अलग अलग दी है, इसी वीडियो में आपको 2-3 टाइप से मिल जाएगी। बुकों, गाइड, मैंने बहुत जगह देखा अलग अलग स्पेलिंग ही आती है। सिलेंगेटा इस वर्ग में ज़्यादातर आते हैं, सीनिडेरिया कहलाते हैं इसका उपनाम जो है इस वर्ग का, और दूसरा नाम। इस वर्ग में जेलीफिश, ये जो ला मैंने याद किया था इसलिए याद किया था, जेलीफिश, ये ला, जेलीफिश, सिलेंडेंटा। इनकी जो और विशेषता है वो एक और है जो बहुत इम्पोर्टेंट है जेलीफिश की। इनका जो शरीर है, इनकी शरीर की कोशिकाएं कांटेदार होती हैं। शरीर की कोशिकाएं कैसी होती हैं? कांटेदार। ठीक, और स्टार फिश में जो त्वचा है कांटेदार होती है।
हालांकि वो स्टारफिश इसमें नहीं आता है, उसका वर्ग अभी हम बताते हैं। ये देखिए आ गया जेलीफिश, जेलीफिश सिनोडेरिया या सेलेंट्राटा, अभी जो याद करवाया था। ठीक, इसकी थोड़ा ऊपर कर देते हैं, सेलेंट्रेटा। प्लेंटेस्फेरेथ्री जो हैं किस प्रकार के जीव हैं? तो इन्हें बोलते हैं खंडित शरीर बोलते हैं, त्रिस्तरीय बोलते हैं। ठीक, ये उसकी और विशेषता हैं, पर याद रखना वो चपटे भी होते हैं। ठीक, फीता कृमि इसी में आते हैं, प्लेंटीहेमेथीज। कई बार जा लग जाएगा लास्ट में, कई बार सा लग जाएगा लास्ट में, क्योंकि ऐसे ही होता है वहाँ पे। अब हिंदी में है वो मिस्टेक हो ही जाती है, बहुत से लोग कैसे अलग अलग लिख देते हैं। टीनोफोरा, टीनोफोरा जलीय है। ठीक है, टीनोफोरा कैसा जीव है? जलीय जीव है, जल में रहते हैं। जिस जीव का आपने नाम ना सुना हो वो जल में ही लगा देना। ठीक है, अब क्या कर सकते, तुक्का तो है। हाइड्रा किस प्रकार का जीव है? हाइड्रा जो है वो स्वतंत्र जलीय है। हाइड्रा जो है वो स्वतंत्र जलीय है। अभी हम आपको थोड़ा सा अभ्यास करा देंगे, जिसमें पादप और जंतु वर्ग के जो वर्ग हैं उसके और बहुत सारे एग्जाम्पल रहेंगे। वो हम MCQ में ना देके सीधा आपको नोट्स में दिखा देंगे, जहाँ से आप आसानी से बहुत सारी चीज़ें याद कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। इसी वीडियो में कवर कराएंगे। हालांकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, हम चाहेंगे ज़रूर आपका थोड़ा सा सपोर्ट मिले। वीडियो आप देखें, शेयर करें, नोट्स बनाएं और बताएं आपको किस टॉपिक पे और कैसे वीडियो की आवश्यकता है। हालांकि हम अपने हिसाब से आपके लिए बेस्ट से बेस्ट लाएंगे। प्रथम द्विस्तरीय जीव किस संघ में मिलते हैं? तो प्रथम द्विस्तरीय जो मिलेंगे वो सेलेंट्रेटा अर्थात सिनिडेरिया, ये उसका दूसरा नाम है। ठीक, इस वर्ग में आते। एनेलिडा, एनेलिडा का जो शरीर है वो खंडन वाला होता है, जैसे कैंचुआ एनेलिडा का होता है, इसके खंड बने होते हैं, कैंचुआ। ठीक, लीजिए क्वेश्चन भी दे दिया हमने। केंचुआ किस वर्ग में आएगा? केंचुआ आते हैं एनेलिडा में। ऑर्थोपोडा याद रखना सबसे बड़ा संघ है। मोलस्का में घोंगा और ऑक्टोपस। ये जो वर्ग है वो अकशेरुकीय हैं, और ये डोकेट या कॉर्डेट लग जाए तो ये कशेरुकी में आते हैं। अभी कशेरुकी और अकशेरुकी भी समझाते हैं ये हैं क्या, अभी समझा दें। चलो थोड़ा समझने का प्रयास करना। कशेरुकी और अकशेरुकी। कशेरुकी वर्गों की जो विशेषता है उनमें रीढ़ की हड्डी होती है, पृष्ठीय मेरुरज्जु होती है, मेरुरज्जु पर रक्त परिसंचरण तंत्र जो है वो बंद होता है। ठीक, और जितने भी पक्षी हैं, मनुष्य हैं यानी कि स्तनधारी, सरीसृप हैं यानी कि रेप्टाइल, उभयचर जैसे मेंढक और टोन, वो सब कशेरुकी वर्ग में ही आते हैं। ठीक, अकशेरुकी वर्ग में आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, मोलस्का, पोरियोफेरा, प्लेंटेस्थुरीज और बाकी चीज़ें रह जाती हैं। तो इतनी विशेषताएं ठीक है मेरे गाइस। कुछ और हैं जो शायद इस वीडियो में यहाँ पे स्क्रीन में कवर करना आसान नहीं था, बार बार लिखने और इस सब चीज़ों में डिस्टर्ब हो रहा था और आपको भी थोड़ा अजीब लग रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोंक, जोंक किस संघ में आते हैं? तो जोंक आते हैं एनेलिडा, केंचुओं के साथ याद रखना, केंचुआ, जोंक, एनेलिडा। शरीर कैसा होगा? खंड में। आर्थ्रोपोडा में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है? आर्थ्रोपोडा भी हमने बताया अकशेरुकी, अकशेरुकी में जो है बंद रक्त परिसंचरण होता है। देखो
बिल्कुल क्वेश्चंस वहाँ से ऐसे आ सकते हैं जो हमने कशेरुकी और अकशेरुकी सीखे। तो आप थोड़ा नोट्स ऐसे बनाएं कि कशेरुकी जो संघ है वो अलग लिखें, अकशेरुकी अलग। चलिए हम आपकी हेल्प करते हैं अभी थोड़ी देर में, बस थोड़ा सा ये 100 MCQ हो जाएं, फिर आपके लिए वो टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट्स वाले हम आपको दिखा देते हैं नोट्स, जहाँ से आप आसानी से ये बना सकते हैं। कॉकरोच किस संघ में आता है? तो कॉकरोच जो आते हैं, कॉकरोच में 6 पैर होते हैं, जोड़ीदार होते हैं, शरीर में खंड भी होता है, ठीक। ऑर्थोफोड़ा, ऑर्थोफोड़ा, कॉकरोच और ऑर्थोफोड़ा हम कहें। ऑर्थोफोड़ा की विशेषता है 3 जोड़ी पैर होते हैं, टोटल 6 होते हैं, और वो मुड़े हुए भी रहते हैं, जरूरी नहीं सीधे हों, यहाँ से मुड़ भी जाते हैं, इधर से टेढ़े पैर होते हैं ना इनके थोड़े से। मक्खियों के देख लें आप, मच्छर के देख लें आप। मोलस्कों में कौन सी विशेषता पाई जाती है? मोलस्का किस वर्ग में आएंगे? मोलस्का आएंगे कशेरुकी वर्ग में। और कशेरुकी वर्ग की विशेषता क्या है? खुला रक्त परिसंचयन, ठीक। और देखिए क्या सभी तो नहीं होगा, इनका नर्म शरीर होता है, कैल्शियम का कवच होता है इनका, ठीक। मोलस्का का कैल्शियम का कवच होता है, द्विपार्श्व सममिति भी होती है। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे इसके लिए, मोलस्का लिखिए बस, ठीक है। घोंगा किस संघ का है? तो घोंगा ऑक्टोपस जो है वो मोलस्का संघ के एग्जाम्पल हैं, ठीक। इनमें एक खोल टाइप से होता है शरीर में जो कठोर होता है। एकाइनोडर्माटा, देखो कई बार यहाँ माटा में रा ऐसा रहेगा, कई बार ऐसे स्पेलिंग रहेगी ऊ की और रा की, ठीक जी। तो ये जो हैं ये रेडियल प्रकार की समिति होती है। इस वर्ग में जो आते हैं वो कौन है? जैसे स्टार फिश इसी वर्ग में आती है। ये लीजिए क्वेश्चन भी दे दिया हमने। तो स्टार फिश किस वर्ग में आती है? एकाइनोमू या एकाइनोमाटा, ठीक। स्पेलिंग का फ़र्क है मेरे दोस्त, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यहाँ ही नहीं, मैं अकेला फ़र्क नहीं करा रहा हूँ, मतलब उसमें बनते ही हैं। इंग्लिश नाम को हिंदी में जब ऐसे लिखते हैं बॉटनिकल नाम को, तो उसकी त्रुटियाँ ही आती हैं। कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, मैं नहीं, बुकों में भी ऐसा ही है। आगे बढ़े, आप चिंता ना करें, आप बस उसको याद करें और उससे रिलेटेड जो आपको स्पेलिंग एग्ज़ाम में दिखे बेहतर टिके लगाएं। जल परिसंचयन तंत्र किस में पाया जाता है? तो जल परिसंचयन तंत्र जो होता है वो जेलीफिश यानी कि एकाइनोमोडाटा में पाया जाता है। हेमिकोडेटा, अब ये हेमिकोडेटा, ये कोडेटा लग गया तो याद रखना, ये कोडेटा या कॉर्डेटा जब लग गया था तो और निश्चिंत ही कशेरुकी है। किस में पाए जाएंगे? समुद्र में पाए जाते हैं हालांकि ये, ठीक है। फिर है बेलेनो ग्लास, किसका उदाहरण है? ये है हेमिकोडेटा का। कोडेटा वर्ग की प्रमुख विशेषता क्या होती है? कोडेटा वर्ग की प्रमुख विशेषता होती है, जरूरी नहीं है, पृष्ठीय रज्जुतंत्रता इसमें होती है, नोटोकार्ड भी होती है, गिल्लिट्स भी होते हैं। जब ये 2 ऑप्शन मिल जाएं मेरे गाइस, कोई भी 2, तो ये उपयुक्त सभी लगा दिए करो, तीसरे पे सोचना भी नहीं है ये है क्या क्या नहीं, ठीक है। हाँ जब ऑप्शन में है तो। और कोडेटा की ये नोटोकार्ड याद रखना है, ठीक। रीढ़ की हड्डी भी याद रखना कोडेटा में। पृष्ठतंत्री का रज्जु भी होती है, रक्त परिसंचरण कैसा होता है वह, ठीक। कशेरुकी हैं ये। प्रोटोकोडेटा का उदाहरण है, प्रोटोकोडेटा में ये आता है, ठीक है। मानव स्तनधारी है,
मछली मछली वर्ग में आएगी। मेढक जो है उभयचर में आएगा। किसके उभयचर में? कोडेटा अर्थात कशेरुकी वर्ग में। ठीक है। मछली किस वर्ग में आती है? तो मछली मछली में आएगी। लेकिन यहाँ मछली का है लिखा कहाँ? तो भैया मछली वर्ग को जो इंग्लिश में वहाँ कहते हैं वो फिशीज कहते थे। ठीक, ये इंग्लिश नाम दिया है। कई बार मछली को मछली या मत्स्य वर्ग भी बोल सकते हैं। एविस मतलब पक्षी वर्ग होते हैं। ठीक है ना। और ये रेप्टिलिया रेप्टाइल करके लिखा है, इसको सरीसृप बोलते हैं। सरीसृप, सरीसृप में कौन कौन आते हैं? जैसे सांप, मगरमच्छ, गुआ, कछुआ, जो खिसकते चलते हैं। ठीक है। एबिस में तो पक्षी हो गए। फिशिस में समस्त मछलियाँ हो गई जो गिल से सांस लेती हैं, है ना। फेफड़ों वाली तो व्हेल मछली अलग है, वो स्तन में आती है। मछलियों में किस प्रकार का हृदय होता है? मछलियों में जो हृदय होता है 2 कक्षीय होता है। ठीक। और ये 4 कक्षीय किस में होता है? स्तनधारियों में। हमारे कक्ष हृदय के 4 कक्ष होते हैं। वो हृदय वाले पार्ट में पढ़ाएंगे कौन कौन से होते हैं और किसका क्या काम होता है। थोड़ा सा यहाँ बता दें। स्तनधारियों का या मानव का जो हम बात करें तो जो ये हृदय है वो 4 भागों में होता है। हमारा दिल ऐसे, ये वाला निलय, ये वाला आलिंद, आलिंद निलय। ठीक है। ये हम समझाएंगे, उसमें थोड़ा और बेहतर समझाएंगे। यहाँ स्क्रीन पे दिक्कत है, कोशिश करेंगे बोर्ड पे समझा दें तो। और क्योंकि उसमें ये बताना भी पड़ेगा कौन रक्त लेता है, कौन नहीं लेता है, कौन ऑक्सीजन वाला लेता है। टॉपिक से समझाएंगे, याद रहेगा। यहाँ पे मुश्किल है याद रखवाना, आपको भूल जाओगे। उभयचर किस वर्ग में आते हैं? उभयचर अभी हमने बताया था। एविस तो पक्षी हैं। रेप्टाइल जो है मगरमच्छ और ये सब होते हैं। फिशीज पक्षी होते हैं। अब बताइए एम्फीबिया उभयचर, उसका इंग्लिश नाम है ये। ठीक है। उभयचरों का एम्फीबिया। एम्फीबिया की विशेषता क्या है? उभयचर हैं तो दोनों जगह रह सकते हैं, जल और थल में। ठीक, रह सकते हैं। इनकी जो नम त्वचा से श्वसन करते हैं, उभयचर है नम त्वचा, ये ज़्यादातर त्वचा से भी श्वसन कर सकते हैं, ये भी याद रखना। जैसे मेढक, टॉन्स। अब जब 2 ऑप्शन हमें मिल जाएं तो हम उपयुक्त सभी लगाने से हिचकेंगे नहीं। मेढक किस वर्ग में आएंगे? अब भी हो चुका है ये। ठीक। सरीसृप की त्वचा कैसी होगी? सरीसृप की जो त्वचा है वो सल की युक्त होगी। ठीक, सल की युक्त, जैसे सांप की होती है, मछली जैसी सल होती है इसमें भी, पर उससे थोड़े अलग हैं। उनकी उधर जाती हैं, इसकी उधरती नहीं है। मगरमच्छ, कछुआ सरीसृप में ही आते हैं। छिपकली भी इसी वर्ग में है, रेप्टाइल में। सरीसृप कहेंगे इसको। ठीक है। एविस अभी हमने आपको समझाया पक्षियों हैं। जब ये पक्षी हैं तो पंख और उड़ान भी होगी इनमें। ठीक। उपयुक्त सभी का कोई ऑप्शन ही नहीं है जो हम ज़्यादा दिमाग लगाएं। कबूतर किस वर्ग का जीव है? कबूतर पक्षी है, एविस वर्ग में जाएगा। ठीक। मेढक और टोंड इसमें रहेंगे, सी वाले में, एम्फीबिया में। ये जो ममलिया लिखा है, ये ममलिया, ये स्तनधारी कहते हैं हिंदी में। ठीक है। स्तनधारी में बहुत सारे जीव आते हैं। कशेरुकी में सबसे बड़ा है ये। पक्षियों का हृदय कैसा होता है? पक्षियों का हृदय भी हमारे हृदय की तरह 4 कक्षीय होता है। याद रखना, पक्षी यानी कि एविस और मानव या स्तनधारी, उनमें 4 कक्षीय हृदय होता है। ठीक, याद रखेंगे। पक्षियों का हृदय हमारे हृदय जैसा होता है, इतना याद करिए।
हालांकि उसमें थोड़ी बहुत असमानता हो सकती है अलग अलग। स्तनधारियों में कौन सा लक्षण विशेष है? स्तनधारी जो होते हैं उनमें दुग्ध ग्रंथियाँ होती हैं, बिल्कुल, जब तो नाम पड़ा है सर। बाल होंगे, हमारे पास हैं बाल, ठीक। गर्भाशय होंगी, जी, सभी। चमगादड़ किस वर्ग में आता है? चमगादड़ जो है, चमगादड़ और व्हेल, ये ममीलिया यानी कि स्तनजीवी में आते हैं। बाकी जितने जानवर हैं जो 4 पैर वाले हैं, जैसे हिरन है, हाथी है, शेर है, ये सभी इसी में आएंगे, जो बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें दूध पिलाते हैं। नीली व्हेल किस वर्ग में आएगी? नीली व्हेल जो है ये भी बच्चों को जन्म देती है, उन्हें भी दूध पिलाती है, स्तनधारी में आती है। मछलियों में यही तो है, तो याद रखना इसको। हालांकि इसको मछली नहीं कहेंगे। सबसे बड़ा जीव जो स्तनधारी है वो कौन है? सबसे बड़ा जो जीव है वो है नील व्हेल। इसका जो बच्चा होता है वो हाथी के बराबर होता है भैया। अब हाथी का ज़्यादा बड़ा नहीं, नॉर्मल हाथी। सबसे छोटा स्तनधारी कौन सा है? सबसे छोटा है श्रू। चमगादड़ का शरीर तो कुल बहुत बड़ा होता है भैया। श्रू और भी छोटा स्तनधारी है, जो बच्चों को जन्म देता है, उन्हें दूध पिलाता है, ठीक। याद रखना, श्रू भी स्तनधारी है, चमगादड़ भी स्तनधारी है, चूहा, खरगोश ये भी हुए, बच्चों को जन्म देते हैं, दूध पिलाते हैं। बताना चूहा किस वर्ग में आता है आप, ठीक है। मैं क्लियर नहीं हूँ, 1% डाउट है थोड़ा सा, हालांकि मुझे देखना पड़ेगा। चलो मैं तो स्तनधारी पे टिक लगा दूंगा। अगला देखें। तो यार आपके लिए भी तो होना चाहिए कुछ कमेंट करने के लिए। मनुष्य किस वर्ग में आता है? ममीलिया। ममीलिया बोले तो स्तनधारी। एबिस मतलब पक्षी, रेप्टाइल मतलब सरीसृप, एम्फीबिया मतलब उभयचर। मानव हृदय होता है, अभी बताया, मानव और पक्षियों का हृदय 4 कक्षीय होता है। स्तनधारियों में रक्त परिसंचयन, देखिए स्तनधारी आए, पक्षी आए, जो भी आप बस इतना दिमाग लगाना, वो कशेरुकी है। कशेरुकी है ना, तो बस इनमें, इसमें तो ये पूर्ण लिखा है, पूर्ण टाइप पूछा, पूर्ण है कि अपूर्ण है, इस तरह में तो पूर्ण है। और ये कैसा होता है? बंद प्रकार से। रक्त परिसंचन कैसा होता है? बंद। भैया बाहर दिख रहा है क्या किसी को खून बहते हुए चलते हुए? तो बंद ही तो है। आर्थ्रोपोडा में श्वसन किसके द्वारा होता है? आर्थ्रोपोडा में श्वसन श्वास नली के द्वारा होता है। आर्थ्रोपोडा सभी कीट वर्ग में आएंगे, ठीक है। कीट जितने भी हैं आर्थ्रोपोडा में आएंगे। मकड़ी, मकड़ी जानते हैं हम, सबने देखी, 6 पैर होते हैं, आर्थ्रोपोडा कहते हैं। इसका दूसरा नाम है आरेस किंडा, मकड़ियों के लिए, ठीक है। बिच्छू किस संघ का है? 6 पैर होते हैं उसके, होते हैं कि नहीं? आर्थ्रोपोडा। सिल्क वर्म यानी कि जो रेशम के कीट होते हैं, ये भी आर्थ्रोपोडा में आएंगे। मछलियों में जो श्वसन होता है वो फेफड़ों से होता है कि गलफड़ों से होता है? जो व्हेल है वो फेफड़ों से करती है, लेकिन मछलियों में तो क्या होता है? गलफड़े। शीत रक्तीय जीव कौन सा है? शीत रक्तीय मतलब इसमें जितनी भी मछलियां हैं शीत रक्तीय हैं, उभयचर हैं और सरीसृप हैं, ये शीत रक्तीय होते हैं। याद रखेंगे, मछली, उभयचर, सरीसृप, शीत रक्तीय। जितनी भी मछलियां हैं शीत रक्तीय, जितने भी उभयचर हैं, मेढक, टोंड, जितने भी सरीसृप हैं यानी कि सांप, मगरमच्छ, छिपकली, कछुआ, गोवा, सरीसृप आते हैं यानी कि शीत रक्तीय है, ठीक है। उष्टरक्तीय पक्षी और स्तनधारी, उष्टरक्तीय को बोलते हैं पक्षी और स्तनधारी।
प्रोटोकोडेटा और यूज्ड कोडेटा में प्रमुख अंतर क्या है? नोटोकार्ड की उपस्थिति। ये नोटोकार्ड याद रखना, ये जब भी कोडेटा आएगा नोटोकार्ड बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ठीक। तंत्रिका रज्जु हमारी कैसी होती है? पृष्ठीय। ठीक। ट्यूनिकेट किसका उदाहरण है? प्रोटोकोडेटा का। लास्ट में है मेरुदंडधारी जीव कौन या किस संघ में है? मेरुदंड हम सब जानते हैं कशेरुकी होते हैं, और कशेरुकी को हम कोडेटा कह सकते हैं। ठीक। तो ये थे एमसीक्यू। अब आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ें दिखा देते हैं जहाँ से आप नोट्स बनाएंगे, हालांकि टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। मैंने बहुत पहले भी बनाया। ये पादप जगत का वर्गीकरण है, यहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। थैलोफाइट्स या शैवाल, इसकी मुख्य विशेषता है थैलस के रूप में होती है, जड़ तना पत्ती स्पष्ट नहीं होते हैं, ऊतक इनमें नहीं होते हैं, स्वपोषी होते हैं और मुख्यतः लैंगिक और अलैंगिक जनन करते हैं, खंडन करते हैं बीजाणु द्वारा। ठीक है, अलैंगिक जनन खंडन या बीजाणु द्वारा। मुख्यतः एग्जाम्पल हैं शैवाल, कवक, लाइकेन, स्पाइरोगाइरा होता है इनमें भी। ठीक है, स्पाइरोगाइरा। वायोफाइट्स की बात करें हम, भूमि के उभयचर हैं ये, मतलब जंतु जो पादप जगत है, पादप जगत के उभयचर हैं, जल और थल दोनों में रह सकते हैं। सबसे पहले जो खोजा गया था वो वायोफाइट्स ही थे। ठीक। हाँ, थैलोफाइट्स नहीं, वायोफाइट्स सबसे पहले खोजे गए थे। इनमें जड़ तना पत्ती स्पष्ट नहीं होते हैं, फल फूल की तो सवाल ही नहीं आई, वो भी नहीं होंगे। निषेचन करते हैं बीजाणु द्वारा। निषेचन के लिए पानी आवश्यक है इनके लिए। ठीक है, याद रखना, जो वायोफाइट्स हैं इनके लिए निषेचन के लिए पानी बहुत आवश्यक है, बिना पानी के निषेचन की क्रिया नहीं करें। इसमें मुख्यतः एग्जाम्पल है मॉस ना, काई जो है मॉस वर्ग में आती हैं। ये जो काई है मॉस वर्ग में आती है, मॉस, मार्चेंसिया, काई याद रखेंगे आप। टेरियोफाइट की बात करें हम, इनमें जड़ तना पत्ती थोड़ी स्पष्ट हो जाती है, थोड़ा सा साफ दिखाई देने लगती है। वाहिकाओं की बात करें तो इनमें जाइलम फ्लोरम यहीं से शुरू होती है, इसके पहले जाइलम फ्लोरम नहीं थे। थैलोफाइट्स और वायोफाइट्स में जाइलम फ्लोरम यानी कि वाहिका तंत्र नहीं था। इसमें जड़ तना पत्ती तो होती है लेकिन फूल और फल नहीं होते, बीज नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे फर्न, लाइकोपीडियस, एक्विन सिस्टम। ठीक। फर्न की जो विशेषता है, ये धनिया जैसी पत्ती होती है इसकी, और एक्विन घोड़े जैसा कुछ है इसका। ठीक है, घोड़े जैसी संरचना होती कहीं ना कहीं इसकी पत्तियों की। जिम्नोस्पर्म की हम बात कर लें, ये चौथे नंबर का वर्गीकरण है उसका। जिम्नोस्पर्म, इनके जो बीज हैं वो खुले में होते हैं, अर्थात नंग संख्यू में। बीज जो है अंडाशय अर्थात फल से ढके नहीं होते, अंडाशय से या फल से ढके नहीं होते जिम्नोस्पर्म में। और अब बात कर लें, फूल और फल होते ही नहीं, फल में ढके, जब फल ही नहीं है तो फल के अंदर ढकेंगे क्यों ये। ठीक। इस वर्ग में जो एग्जाम्पल है वो हम देख लेते हैं। मुख्यतः ये परागकण जो करते हैं, परागण वायु के द्वारा करते हैं जिम्नोस्पर्म। इसमें है जैसे फाइन, चीड़ भी कह सकते हैं, साइकस, देवदार, इसी वर्ग के हैं। एंजियोस्पर्म की बात करें हम, इसको बोलते हैं, दूसरा नाम इसका हिंदी में है आवृत्तजीवी। जिम्नोस्पर्म को अनरावृत्तजीवी कहेंगे, अनरा ना में आ की आ जाएगी, अनावृत्तजीवी। ठीक है, इसमें ना नहीं है बीच में, तो एंजियोस्पर्म वाले। ये मुख्यतः पुष्प यहाँ शुरू हो जाते हैं, फल फूल हो जाते हैं, और फल जो है बीज के अंदर होते हैं, बीज के अंदर फल होते हैं।
निषेचन की हम बात करें तो द्विनिषेचन होता है इनका। इन्हें दो भागों में तोड़ दिया जाता है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री को मोनोकॉट बोलते हैं, द्विबीजपत्री को डाइकॉट बोलते हैं। एक बीजपत्री में जो शिलाविन्यास है वो समांतर होता है, द्विबीजपत्री में होता है मुख्य जड़ें वाला शिलाविन्यास, जालिका युक्त। एक बीजपत्री में समांतर शिलाविन्यास, द्विबीजपत्री में जालिका युक्त। ठीक है। एक बीजपत्री की जो जड़ें होती है वो रेशेदार जड़ें होती हैं, अर्थात ये मुख्य जड़ें नहीं होती हैं, और द्विबीजपत्री में मुख्य जड़ें होंगी। एक बीजपत्री के कुछ एग्जाम्पल देख लेते, जैसे गेहूँ, धान, मक्का, घास, केला, नारियल, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, आलू। स्क्रीनशॉट लेते चलना आप गाइस। द्विबीजपत्तियों की हम बात करें तो जालिका युक्त होगा शिलाविन्यास, मुख्य जड़ें होंगी, यानी कि टॉप रूट कह सकते हैं इनको। जी हाँ, ये टैप लिखा है पर इसको टॉप भी बोलते हैं, मुख्यतः ये स्पेलिंग का फर्क है, टॉप रूट। ठीक है। आम, गुलाब, बबूल, सरसों, मटर, सूरजमुखी और जितनी भी दालें हैं वो सब इसी वर्ग में आएंगी। और आलू का जो पौधा है, आलू का पौधा वो इसी वर्ग में आएगा। आलू का जो कंद है वो एक बीजपत्री में जाएगा और पौधा द्विबीजपत्री में आएगा। ठीक। अब जंतु जगत की बात कर लेते हैं, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें मुख्यतः कशेरुकी और कशेरुकी यानी कि कॉर्डेटा। इन्हें हम अलग अलग आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम कशेरुकी की तरफ चलते हैं, तो आप नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि कई बार कशेरुकी अगर याद कर लिए तो बहुत सारी चीज़ें इतने में ही सॉल्व हो जाएंगी। लॉजिक लगा लेंगे आप आंसर के लिए, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो इतनी आसानी से क्वेश्चंस नहीं देते हैं, तो पता नहीं वो कहाँ से नए क्वेश्चन ढूंढते हैं, बहुत ही अजीब व गरीब। हालांकि बहुत से क्वेश्चन हम पढ़ के जाते हैं, सिंपल भी आते हैं, कुछ तो सिर के ऊपर से जाएंगे और जैसे ही एग्ज़ाम में आएंगे तो अगले दिन आपको कोचिंग सेंटरों में मिल जाएंगे। जी, तो थोड़ा सा मजाक किया मैंने, क्योंकि इतना आसान नहीं है व्यापम के जो कमेटी है उनके क्वेश्चंस को ट्रैक करना कि कौन से आएंगे। ठीक, पर आपको अधिकांश मिलेंगे इनमें से। ठीक है, अगर आएंगे तो। कशेरुकी की हम बात करें, सबसे पहला है पोरियोफेरा। पोरियोफेरा संघ में होते हैं स्पंज। ठीक, स्पंज, और इनमें छिद्र होते हैं, याद रखेंगे, छिद्र युक्त होते हैं। और ज़्यादा डिटेल आप याद कर सकते हैं तो ये पोरियोफेरा जो स्पंज है ये जल में रहते हैं, जलीय। ठीक। अब बात करें हम कोलेंड्राटा या निडेरिया। ये कई बार ये इसका ये साइलेंट रहता है, देखिए इंग्लिश में इस तरह से लिखा जाएगा। स्नीडेरिया भी बोल सकते हैं, स्लेडेरिया भी बोल सकते हैं। तो ये स्पेलिंग लिखने इंग्लिश में ऐसे, हिंदी का। इसी में मुख्यतः हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमनी आते हैं। हाइड्रा जेलीफिश याद रखना, हाइड्रा जेलीफिश, जेली में जेली तो ली से ले, मैंने तो ऐसे याद किया था, बड़ी मुश्किल में याद हो पाते हैं। कोलेंड्रेटा जेलीफिश, और जेलीफिश के साथ हाइड्रा भी याद कर लेना, फिर जेलीफिश, हाइड्रा, सी एनिमोनी, या सी एनिमोनी ना बने तो सी एनिमल याद करना, सी एनेमी या एनिमल ऐसे भी कर लेना, एनेमी भी कर सकते हो, सी एनेमी। ठीक, देखो याद करने के लिए अलग है, कोई शब्द आप मन में रखें, एग्ज़ाम में तो आपको कहीं ना कहीं याददाश्त के हिसाब से बन ही जाएगा। क्विटेनोफोरा, क्विटेनोफोरा में मुख्यतः प्रजातियों की दृष्टि से सबसे छोटा है, इसमें सबसे कम प्रजाति होती है। ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बहुत कम क्वेश्चंस उससे आते हैं। ये है प्लेंटेहेमेथीज, ये है प्लेंटेहेमेथीज। इसमें जो है चपटे कीड़े होते हैं, फीता कृमि या फ्लैट वर्म, फीता कृमि या फ्लैट वर्म कहते हैं, चपटे कीड़े आते हैं इसमें। इनमें जो है ना एक ही छिद्र होता है जिसे मुख कहते हैं, बाकी शरीर में और छिद्र नहीं होते। एग्जाम्पल देख लेते हैं, फीता कृमि, लीवर फलक, फ्लेनेरिया, नेमाटोडा। नेमाटोडा में जो होते हैं वो गोल कृमि आते हैं, राउंड वर्म,
होल वर्म। त्रिस्टरी होते हैं और इसको हुक्म वर्ग भी बोलते हैं, हुक्म वर्म। राउंड वर्म, हुक्म वर्म यानी कि गोल कृमि नेमाटोडा में आते हैं। अब एनेलिडा वर्ग की हम बात कर लेते हैं। एनेलिडा में केंचुआ, जोंग्स, ठीक, नेरीस भी याद कर सकते हैं। शरीर खंडित होता है, रक्त बंद होंगे क्योंकि वो कशेरुकी, ये तो आकशेरुकी है लेकिन फिर भी जो है आकशेरुकी की विशेषता याद रखना, रक्त परिसंचरण तंत्र बंद होता है। आर्थ्रोपोडा, जितने भी कीट होते हैं सभी आर्थ्रोपोडा में आते हैं। कीड़े जिनके 6 पैर होते हैं, 3 जोड़ी, वही विशेषता देखो, जोड़ीदार पैर, खंडित शरीर, सबसे बड़ा संघ है, ये कीट आते हैं इसमें। और इसमें भी सबसे बड़ा उपसमूह जो है वो कीटों का है। आ जाए अगर क्वेश्चन में आर्थ्रोपोडा में सबसे बड़ा कौन है, तो वो है कीट। ठीक, मुख्यतः एग्जाम्पल तिलचड्डा, मकड़ी, केकड़ा, झींगा। अब बात कर लेते हैं मोलस्का की। मोलस्का में मुख्यतः आते हैं मोलस्का में ये इनका जो कवच वाला शरीर होता है, जैसे घोंगा, ऑक्टोपस, ठीक, इनका इनोमोडेटा में मैंने याद किया था, ये लास्ट में मेटा था तो मैंने स्टारफिश आती है इसमें, जेलीफिश आती है साइलेंडोडाटा में, उसका लामे एक याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कोडेटा यानी कि कशेरुकी वर्गों की, जिन्हें पृष्ठवंशी भी कहते हैं। इनकी पृष्ठ मेरुजा रज्जु होती है, पृष्ठीय खोखला तंत्रिका रज्जु होती है इनकी, है ना, पृष्ठीय होती है। कई बार सिर्फ ये इतना पृष्ठीय हम छोड़ देते हैं, यही पूछा जाता है। हाँ, कोई भी एनिमल का नाम दिया जाएगा और बोला जाएगा इनकी जो तंत्रिका रज्जु है वो कैसी है, तो ऑप्शन में जो है पृष्ठीय जरूर रहेगा। ठीक, और इनकी एक और विशेषता है नोटोकार्ड, ये भी बार बार एग्जाम में आता है, नोटोकार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक, कशेरुकी में जो है रीढ़ की हड्डी होती है, जिसको कशेरु कहते हैं। ठीक, कशेरु स्तंभ या रीढ़ स्तंभ। इस वर्ग में मुख्यतः 5 या 6 ही है, जैसे मत्स्य यानी कि पीस, मछली वर्ग, उभयचर यानी कि एम्फीबिया, रेप्टाइल यानी कि सरीसृप, सांप, छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, हर एक चीज़ को बोलेंगे और आप भी कंफ्यूज हो गए। पक्षी वर्ग की हम बात करें, इन्हें एबीज कहेंगे। पक्षी वर्ग में वो भी आएंगे जो उड़ सकते हैं यानी कि पंख होते हैं और अंडे देते हैं। ठीक, इनका जो हृदय है वो 4 खंडी होता है मानव की तरह पक्षियों का। ममालिया यानी कि स्तनधारी, स्तनधारी में हम भी हैं तो इंसान हैं, तो अपने जो भी गुण होते हैं वो लगभग सभी में सेम होते हैं। ठीक, तो गाइस वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हालांकि हम इसमें बहुत कुछ कवर कर चुके हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें और लगातार आप चैनल पर बने रहें। हम साइंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस लाते रहेंगे, टॉपिक वाइज लाएंगे। ठीक है, फिर बहुत जल्द आपको सभी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देंगे, जिसको हम सैम्पल पेपर भी कह सकते हैं। हालांकि उस बनाना बहुत मुश्किल है, पर आपके लिए लगातार प्रयास करेंगे।